अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 4 में फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 में हम न्यूटन लॉ को ही डिस्कस करेंगे। मैं बताता चलूँ कि पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया वो न्यूटन फर्स्ट लॉ था, आज न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने जो डिस्कस किया वो आपने देखा था कि जी न्यूटन की वो स्टेटमेंट थी, न्यूटन फर्स्ट लॉ की उसकी एग्जांपल्स थी और फिर लॉ ऑफ इनर्शिया था कि वो सारा हमने डिस्क्राइब किया आस्ता आस्ता। उसके बाद हमने न्यूटन सेकंड लॉ, जो न्यूटन सेकंड है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं। मतलब कि इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ ना कुछ एमसीक्यू में भी आ रहा होता है, कुछ ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रहा होता है और कुछ ना कुछ ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी, और ये न्यूमेरिकल्स में भी आता है। न्यूमेरिकल्स में इसका बार बार फार्मूला यूज होगा, तो इस हवाले से आपने जो हमारे पास न्यूटन सेकंड है बहुत ही तवज्जो के साथ और बहुत ही दिलचस्पी के साथ इसको सुनना है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को। न्यूटन सेकंड लॉ में जो हमारे की पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट करनी है, स्टेटमेंट के बाद एक्सप्लेनेशन करनी है, एक्सप्लेनेशन के बाद मैथमेटिकल प्रूफ करना है, उसके बाद न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स को डिस्क्राइब करना है, उसके बाद न्यूटन की ही डेफिनेशन करनी है और इसकी थोड़ी सी वैल्यूज ड्राइव करनी है। अब जो पहली हेडिंग है वो है हमारे पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से पहले, स्टेटमेंट में आपको बाद में डिस्कस करूंगा, स्टेटमेंट से पहले हम क्या करने लगे हैं, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का जो मास है हमारे पास m है। अब इस पे क्या लग रही है, हमारे पास फोर्स लग रही है। फोर्स लगने के बाद ये क्या बॉडी करना, मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये बॉडी इधर से इधर आ गई, ठीक है। अब जब यहाँ से बॉडी यहाँ गई है तो इसने थोड़ा सा क्या किया होगा, एक्सेलरेशन क्या किया होगा। और एक बार याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हमारे पास फोर्स अमल करेगी इस मास के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी किसकी तरफ, फोर्स की डायरेक्शन की तरफ। ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स हमारी इधर को ही लग रही है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ये फोर्स इस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही है, बॉडी को क्या कर रही है, फोर्स की सिमत में मूव कर रही है और बॉडी में पैदा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पैदा होने के बाद हमने ये एक्सेलरेशन को देखना है। एक्सेलरेशन मास के ऊपर क्या चीज़ है और फोर्स के ऊपर इसका क्या, मास के ऊपर क्या है और फोर्स के ऊपर क्या है। मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा हमारे पास, जितनी ज़्यादा फोर्स अमल करेगी उतना ही क्या लगे होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितना बड़ा मास होगा उतनी कम फोर्स लगेगी। मतलब कि अगर छोटी चीज़ है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो जल्दी मूव करना शुरू कर देगी, और अगर कोई बड़ी चीज़ है तो उसको हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव करना, जैसे कि हम समझ लें कि दीवार है तो दीवार को हम धक्का लगा रहे हैं तो वो मूव तो नहीं करेगी। लेकिन अगर छोटी बॉडी है हमारे पास, कोई ब्लॉक है छोटा, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देगी। मतलब कि एक्सेलरेशन मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन फोर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन जितना मास ज़्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो मतलब क्या है, हम एक्सप्लेनेशन ये सारी कर चुके हैं। इसी तरह आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, कंसीडर अ बॉडी देन एक्ट ऑन अ फोर्स देन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन मास एंड दिस एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन फोर्स। वो कैसे डिपेंडेंस है वो क्या हम स्टेटमेंट में डिस्कस करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन ये सारी होगी, इसी से हम क्या बनाने लगे हैं, स्टेटमेंट बनाने लगे हैं। स्टेटमेंट में क्या है कि एक बॉडी है, एक फोर्स है, एक फोर्स जब अप्लाई होती है मास के ऊपर जब वो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने लगा शुरू कर देगा। अब ये एक्सेलरेशन मास के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इस फोर्स के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको मैंने बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा रिलेशन होता है जिसमें क्या हो, एक चीज़ ज़्यादा हो रही हो तो दूसरी चीज़ कम होती है। फर्ज करें इसी केस में हम अगर डिस्कस करें मास, जितना ज़्यादा हमारा मास होगा उतनी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन मतलब कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ का कम होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अब
अगर फोर्स यही एक्सेलरेशन को कंपेयर करें फोर्स के साथ, तो मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा हमारे पास फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो ये चीज़ जो रिलेशन बन रहा है, आपस में ताल्लुक बन रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है, ये क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। ये कौन सा है? डायरेक्ट रिलेशन। अब ये जो डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास, डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जी जितनी चीज़ कोई अगर ज़्यादा हो रही है उसके मुकाबले में जो दूसरी चीज़ है वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी पहली होगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन आप दोनों को समझ आ गया होगा। और स्टेटमेंट में यही चीज़ है कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगी और फोर्स ने क्या किया? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की। वो वाला एक्सेलरेशन मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स के क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली और इन्वर्सली का हमने कंसेप्ट इधर से समझ लिया। अब हम चलते हैं, ये हमारे पास स्टेटमेंट भी होगी, स्टेटमेंट के बाद एक्सप्लेनेशन भी होगी। एक्सप्लेनेशन में ये बुक के ऊपर ये डायग्राम नहीं बनी हुई, अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इसको बना लें और इसी को यूज़ करते हुए आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेन चीज़ जो है मैथमेटिकल प्रूफ है हमारा। तो ये आपने ध्यान से समझना, मैथमेटिकल प्रूफ। ये ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, डेरिवेशन होती है तो गलत कर जाते हैं। तो हम ये जो मैथमेटिकल प्रूफ है, आपको पता है कोई भी चीज़ को लिंक करके हम निकालते थे क्लास में, तो इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो मैथमेटिकल प्रूफ जो लिंक करते हैं हम स्टेटमेंट के साथ, जो स्टेटमेंट थी उसी को हम मैथ के फॉर्म में लिखने लगे हैं। इधर से मैं स्टार्ट करने लगा मैथमेटिकल प्रूफ। हमने मैथमेटिकल प्रूफ में क्या करना है कि ये एक्सेलरेशन को देखना है। एक्सेलरेशन मैथ के साथ क्या रिलेशन है और फोर्स के साथ क्या रिलेशन है। मैंने कहा था एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का रिलेशन, ये जो साइन है ये जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ये ताल्लुक और रिलेशन ज़ाहिर करने के लिए लगाते हैं। अब अगर मैथ के साथ, अगर फोर्स के साथ देखें इसका रिलेशन, तो मैंने कहा था ये डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर मैथ के साथ देखें तो आपका इनवर्स रिलेशन था। तो मतलब क्या, फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैथ एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और जितनी ज़्यादा मैथ होगी उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, ये देखें, इधर वाली साइड इनकी सेम है तो हम सेम लिख देते हैं। इधर ये लगा है, हम सेम क्या कर देते हैं कि ये दोनों चीज़ें इसमें सेम है तो सेम कर दी। अब f मल्टीप्लाई 1/m, तो इन दोनों को क्या कर दिया हमने? मिला दिया। एक तरफ एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन एक तरफ लिख दिया, ये दोनों में साइन था तो एक बार लिख दिया। अब f मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसके साथ 1/m इसके साथ। अब इसको क्या करना है, ये हमारे पास जो f है इस 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? f/m आ जाएगा। और हम हमेशा बच्चों याद रखना है कि ये जब भी साइन आएगा इसको इक्वल में चेंज करना है। इक्वल में चेंज करने के लिए ये साइन को ख़त्म कर देना है। अब ये साइन ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाएगा, इस साइन की जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट ज़रूर आएगा। जब भी इस साइन को ख़त्म करेंगे, इक्वलिटी में लाएंगे, इक्वल की जो आप सिंबल लगाएंगे तो ये जो साइन होगा एक कांस्टेंट ज़रूर छोड़ के जाएगा। वो कांस्टेंट इधर हम कांस्टेंट ही अभी लिखते हैं, ठीक है। कांस्टेंट लिखने के बाद अब क्या है हमारे पास f/m, हमने f/m लिखा, ठीक है। फिर समझ लें कि हमने एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है फोर्स के साथ लिखा, इसको इन दोनों को आपस में कंपेयर किया तो ये पोजीशन बन गई f मल्टीप्लाई 1/m, ये साइन वैसे। अब इस f को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो f आ गया। अब दोनों का रिलेशन बन गया। अब एक्सेलरेशन फोर्स के साथ भी और m के साथ रिलेशन बन गया। अब इस साइन को, ये जो वाला साइन है, ठीक है, ये जो इधर मैं अलग से बना देता हूँ, ये वाला जो साइन है इसको इक्वल में चेंज करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये कांस्टेंट हमने लगा दिया। अब कांस्टेंट लगाने के बाद हमने क्या करना है कि जी ये वाला कांस्टेंट हमने डिसाइड करना है कि हम कौन सा कांस्टेंट इस केस में लगाएंगे। इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो k वाला होगा, ठीक है। k कांस्टेंट आपने लगाना है, ये मल्टीप्लाई कर हमने ये कांस्टेंट लगा दिया। अब आपने क्या करना है, ये m इधर मल्टीप्लाई और इधर आ क्या आ जाएगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा, तो ये m इधर हो रहा है डिवाइड, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ma इज इक्वल टू हमारे पास k मल्टीप्लाई f बच गया था। अब ये जो k है इसकी वैल्यू हमने लेनी है, ठीक है। तो k हमारे पास बराबर होगा 1 के,
ये हमारे पास क्या होगा बराबर 1 की। अब 1 इसमें पुट कर देना है, पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा 1 जब एफ से साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया हमारे पास एफ एम ए इक्वल टू एफ। इसको अगर आप सीधा करके लिख दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला बन गया। ये फार्मूला आपने याद रखना है। मैं मैथमेटिकल प्रूफ को दोबारा रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है, न्यूटन मैथमेटिकल प्रूफ ये सारा हो गया। अब न्यूटन, अब मैंने आपको पीछे जो फोर्स का टॉपिक पढ़ा हुआ था, फोर्स के टॉपिक में हमने क्या किया था, फोर्स का यूनिट जो हमने पढ़ा था न्यूटन, तब तो हमने सिर्फ क्या दिया कि फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। कि अब इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि न्यूटन होता क्या है। तो न्यूटन, अगर हम इसको न्यूटन को अगर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, 1 न्यूटन है, ठीक है, इसको रिलेट करें किसी के चीज़ के साथ, इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अब डेफिनेशन कैसे बनानी है, आप लोगों को पता है कि F इज इक्वल टू क्या है, एम ए है। ये अभी हमने प्रूव किया, ये F इज इक्वल टू एम ए। अब F का यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन है। अगर मैथ का यूनिट देखें तो मैथ का यूनिट हमारे पास क्या है, केजी, और एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये न्यूटन, 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी अगर डेफिनेशन बनाएं तो इधर आप लिखेंगे भी कि 1 न्यूटन हमारा किसके बराबर आया है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। अब न्यूटन की डेफिनेशन इसी से अगर बनाएं तो बन जाएगी। ये देखें, अगर हम कहें कि 1 न्यूटन फोर्स तब पैदा होगी जब 1 केजी वाला मैस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा करेगा। आप क्या कर लें, इसके साथ 1 लगा लें, 1 न्यूटन 1 केजी और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डेफिनेशन देखें बुक से, अगर आप रिलेट करके देखेंगे तो डेफिनेशन आप ऐसे बना सकते हैं कि 1 न्यूटन एक फोर्स तब 1 न्यूटन होगी जब 1 केजी मैस वाला जिस्म या बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 केजी मैस वाला जिस्म 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो ये आपको डेफिनेशन बुक से मिल भी जाएगी। अब ये सारा टॉपिक इसी तरीके से हम समराइज करते हैं। इस टॉपिक में क्या था, न्यूटन सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पहली जो हेडिंग थी स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में क्या करना है कि एक बॉडी पे मैथ फोर्स अमल कर रही है, उस फोर्स में की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन में मैथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपने ये डायग्राम के रिलेटेड सारा डाटा लिखना है। एक बॉडी ली, उस बॉडी को मैं ऊपर फोर्स अमल की, वो फोर्स अमल करने के बाद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वो किसकी डायरेक्शन में हुआ, फोर्स की ही सिमत में हुआ। उसके बाद ये सारा चीज़ आपने किसमें लिखनी है, एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन के बाद जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल प्रूफ। मैथमेटिकल प्रूफ के लिए हम हेल्प लेंगे स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में पढ़ा था एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एफ के, और मैथ के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक्सेलरेशन मैथ और ये आपने दोनों क्या कर देना है, सेम कर देना है, ठीक है। आपस में कंपेयर करके दोनों को एक जगह लिख देना है। एफ मल्टीप्लाई 1 ओवर एम आ जाएगा। अब एफ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एफ ओवर एम आ गया। तो मैंने कहा था कि जब भी ये साइन आएगा तो इसको इक्वल में चेंज करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमने कांस्टेंट लिख दिया, मल्टीप्लाई एफ ओवर एम ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद कांस्टेंट कोई हमने यूज़ तो करना होता है। इस केस में हमने के वाला कांस्टेंट यूज़ करना है, के कांस्टेंट। अब ये के लगा दिया। अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू 1 रखनी है इस केस में, ठीक है, क्योंकि 1 न्यूटन फोर्स है, 1 केजी मैस वाला है, इसलिए के की कीमत 1 ही आएगी। तो 1 को हमने पुट किया, 1 जब एफ के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एफ ही फोर्स आ गया। एफ इज इक्वल टू एम ए, इसको कॉम्पैक्ट मैनर में एक अच्छे तरीके से फार्मूले की शक्ल में लिख दें। ये मैथमेटिकल प्रूफ भी हो गया। उसके बाद न्यूटन की डेफिनेशन याद करनी है, ये वाली वैल्यू याद करनी है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में यही है, 1 न्यूटन फोर्स तब बनेगी जब 1 केजी जिस बॉडी वाला मैस
का जिस्म जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। होप सो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करके उसको फिर दोबारा में स्टार्ट करके आप उसको समझ सकते हैं। और अगर आप इन्हीं घर बैठे ही इस लेक्चर की आप एक असाइनमेंट बनाते हैं तो एक अच्छे तरीके से काम आपको इन छुट्टियों में मिलने का एक करने का मौका मिल जाएगा। और पेपर जब ये डिले के बाद हम स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छे तरीके से आपके पास असाइनमेंट नोट्स होंगे, वो हम मुझे चेक करवाएँ। बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।